आप हो 12th क्लास में, आपका सेक्शन है ए, आप मेडिकल स्टूडेंट हो, बायो वाले स्टूडेंट हो, और आपका फ्रेंड भी उसी क्लास में 12th ए में मेडिकल सेक्शन में, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, सेल्फ पोलिनेशन हो गया ना। लेकिन क्लास 12th ही है, लेकिन सेक्शन बी है, नॉन मेडिकल सेक्शन का बच्चा है, तो वो क्या हो जाएगा, जिटेनोगेमी। लेकिन आप 12th में है और आपका दोस्त है, यहाँ पे समरी आपको पूरा हेल्प कर देगी समझने में चीजों को, ठीक है ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में है, सारे के सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में है, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन वाले भी सारे के सारे डिप्लॉयड होंगे। इंटेगुमेंट, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो बेटा आज बात कर रहे हैं यूनिट 1 में पहले चैप्टर की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेटा आप सबको पता है एंजियोस्पर्म, व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स, नाम से आप बता सकते हैं एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, चलिए बताइए। ऐसे प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट्स आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स, याद रहेगा। चलिए, आप जब अपने चारों तरफ देखते हो तो आपको जब ग्रीनरी दिखती है, फ्लावर्स दिखते हैं, तो बहुत अच्छा सा फील होता है ना। तो फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, हमारे रिलीजन्स में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और कल्चरल इवेंट्स में भी ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यूज एड ऑन कर देते हैं। और जब मैनेजमेंट और कल्टीवेशन किया जाए ऑर्नामेंटल और फ्लावरिंग प्लांट्स का, उसको कहा जाता है बच्चों फ्लोरिकल्चर। सो फ्लोरिकल्चर इज कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब जो फ्लावर होता है उसमें दो वॉल्स होते हैं, एक होता है एसेंशियल वॉल और एक एसेसरी वॉल्स। एंड्रोशियम एंड गायनेशियम जो मेल और फीमेल पार्ट है, दे आर नोन एज एसेंशियल वॉल्स, जबकि सेपल्स और पेटल्स, कैलेक्स एंड कोरोला आर नोन एज एसेसरी वॉल्स। अगर किसी फ्लावर में ये चारों पार्ट प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज कंप्लीट फ्लावर। लेकिन अगर एक भी पार्ट मिसिंग है इन चारों में से, एंड्रोशियम, गायनेशियम, सेपल, पेटल्स, एक भी अगर वहां पे नहीं है देन उसको हम क्या कह देंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर। तो एसेंशियल वॉल्स, इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये एसेसरी है, होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो भी काम चल जाता है। तो एक एक करके इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो एसेंशियल पार्ट है, एसेंशियल वॉल्स हैं एंड्रोशियम एंड गायनेशियम, मेल एंड फीमेल पार्ट। फ्लावर में देख सकते हैं ये एंड्रोशियम है, मेल पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, एंड ये वाला जो पार्ट है मिडिल वाला जो सेंटर में जो एरिया है दैट इज नोन एज गायनेशियम। सो एंड्रोशियम एंड गायनेशियम। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीन पार्ट में ये डिवाइड होता है, ओवरी में ही ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एंड्रोशियम क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने अभी आपको बताया, फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों उसको कह देते हैं हम एंड्रोशियम। अब ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है, जो ऊपर का पार्ट है दैट इज नोन एज एंथर, और नीचे का जो लंबा सा हिस्सा है जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसको कह देते हैं फिलामेंट। तो ग्रुप और वॉल ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोशियम, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स। अब जो स्टेमन का लेंथ है उसका नंबर है वो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो जो पहला पार्ट है फिलामेंट, ये लंबा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्टल एंड है ये, जो कि थैलेमस की तरफ होता है, थैलेमस से अटैच्ड होता है। जबकि ये जो थैलेमस से अटैच्ड है मैंने आपको बताया, ठीक है। प्रोक्सिमल एंड है जो कि पेटल से जुड़ा होगा, थैलेमस से जुड़ा हुआ होगा। और जो दूसरा हिस्सा है एंथर, ये ऊपर का पार्ट है, इसमें दो लोब्स होती हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है दो लोब्स प्रेजेंट है यहाँ पे। सो इट इज नोन एज बाइथिकस और डाइथिकस, दो थिका यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसका जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है जो लेंथ वाइज यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये वाला लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, ये इन दोनों थिका को सेपरेट कर देता है। इंटरनली ये थिका भी डिवाइड होते हैं, तो चार कॉर्नर्स पे चार सैक प्रेजेंट होते हैं जिनको हम पोलन सैक्स कहते हैं। तो इट इज नोन एज बाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या वर्ड यूज किया जाएगा इसके लिए, टेट्रास्पोरेंजिएट, बाइथिकस या डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। इज इट क्लियर। तो ट्रांसफर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चार स्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं, एक लोब में दो स्पोरेंजिया है कॉर्नर्स पे, दीज आर माइक्रोस्पोरेंजिया,
जिनसे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो जाते हैं पोलन सैक में एंड दे कंटेन्स मेल गैमीट, जिनको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। मेल गैमेट्स आर नोन एज पोलन ग्रेन्स। तो चार मेन चीजें हैं। अगर हम मेल पार्ट की बात करें, एंथर और फिलामेंट दो पार्ट में डिवाइडेड है, सो इट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेकंड पार्ट हो जाती है, जो एंथर है वो दो लोब स्ट्रक्चर होती है, बाइथिकस हो जाता है। लेकिन चार कॉर्नर पे चार स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, इसलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट कह देते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप कर जाते हैं पोलन सैक में, और इन पोलन सैक में बहुत सारे बच्चों क्या प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? चलिए, अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। एनसीईआरटी का डायग्राम आप यहां पर देख पा रहे हो कि सर्कुलर होता है आउटलाइन में और चार वॉल्स होती है। तो आउटरमोस्ट लेयर जो सिंगल लेयर है, सिंगल सेल लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद सिंगल लेयर एंडोथीशियम, फिर 2 to 3 लेयर्ड मिडल लेयर्स होती है। तो जो पहली तीनों लेयर है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, ये क्या करती हैं बच्चों, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसको, पोलन ग्रेन्स को। और उसके अलावा जब मैच्योरेशन हो जाती है तो एंथर के डिसेंस में भी हेल्प करेंगी टू रिलीज द पोलन ग्रेन्स और मेल गैमेट्स। क्लियर? तो यहां पर आप देखिए एंथर में, एंथर वॉल जो है चार लेयर्स की बनी होती है, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, उसके बाद सिंगल लेयर एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर प्रोटेक्शन, 2 to 3 लेयर्स ऑफ मिडल लेयर। तो इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एंड द इनर मोस्ट पार्ट इज नोन एज टेपिटम, जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो एंथर में क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में जो सेंट्रली प्लेस्ड स्पोरोजिनस टिश्यू है, जिससे माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब सिंथेसिस है, माइक्रोस्पोर मतलब मेल पार्ट की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, एंड द इनर मोस्ट पार्ट, ये वाला जो हिस्सा है टेपिटम, ये क्या करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। अब इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा और एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। यंग एंथर में हर माइक्रोस्पोरेंजियम में सेंटर में स्पोरोजेनस टिश्यू है, ये वाला पार्ट जो है ये क्या कहलाएगा, स्पोरोजेनस टिश्यू। यहां पर आप देख पाएंगे दिस इज स्पोरोजेनस टिश्यू, जहां पे कॉम्पैक्टली अरेंज स्पोरोजेनस सेल्स प्रेजेंट है। और अभी मैंने आपको क्या बताया, स्पोरोजेनस टिश्यू की सेल्स ही क्या करेंगी, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसको एमएमसी या पीएमसी पोलन मदर सेल कहते हैं, ईच पोलन मदर सेल विच इज डिप्लॉयड, वो म्यूसिस करेगी, रिडक्शनल डिवीजन होगा उसमें, और चार सेल का ग्रुप बन जाएगा, जिसको कहेंगे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, तो ये माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन पोलन मदर सेल से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बाय रिडक्शनल डिवीजन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इन चारों के बीच में कैलस की वॉल होती है। जब कैलस वॉल डिसोल्व हो जाएगी तो चारों के चारों जो टेट्राड के पोलेंस हैं वो सेपरेट हो जाएंगे एंड इंडिविजुअली दे आर नोन एज पोलन ग्रेन्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए फटाफट, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? ओके, तो जैसे ही ये एंथर मैच्योर हो जाएगा, यहां से लाइन ऑफ डिसेंस बनेगी, लाइन ऑफ डिसेंस के थ्रू ये रप्चर हो जाएगा एंड पोलन ग्रेन्स आर रिलीज आउटसाइड। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोर कैसे पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है, टेट्राड से एक माइक्रोस्पोर बन गया था, अब इसमें वैक्यूल आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे एंड न्यूक्लियस इज पेरिफेरल, बाहर की तरफ है, और स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाती है। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, ऊपर वेजिटेटिव न्यूक्लियस, नीचे जनरेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल लार्ज होगी, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा, जबकि जनरेटिव सेल स्मॉल साइज, और बीच में कैलस की लेयर आपको दिख रही है। ठीक है, और हर माइक्रोस्पोरेंजियम में लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट, जो कि डिहेसेंस के साथ रिलीज हो जाएंगे। और जैसे ही सुटेबल कंडीशंस मिलेंगी, सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा, तो वो क्या कर जाएंगी, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर देंगे और जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, जिसको मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ये आप देख रहे हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। दीज आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर जिनका डायमीटर 25 to 50 मिलीमीटर होता है
एंड साइटोप्लाज्म के चारों तरफ आपको क्या दिख रही है यहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऊपर की तरफ वेजिटेटिव सेल, लार्जर एरिया, डेंस साइटोप्लाज्म, लेकिन नीचे की तरफ जनरेटिव सेल विद लेस साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हो अलग अलग टाइप के पोलन ग्रेन्स आपको दिख रहे हैं। पेलेनोलॉजी, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर इज नोन एज पेलेनोलॉजी। और जो पेलेनोलॉजिस्ट होते हैं वो उसकी आउटर टेक्सचर को देख के बता देते हैं कि कौन सी स्पीशीज का पोलन ग्रेन है। ईच पोलन ग्रेन इज हैविंग टू लेयर्ड वॉल, आउटर वॉल इज कॉल्ड एक्साइन और इनर हो जाएगी बच्चों इंटाइन। एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे बाहर की तरफ क्या है, स्पोरोपोलनिन। स्पोरोपोलनिन हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ प्लांट्स, क्योंकि ये हाईली रेजिस्टेंट है, चाहे ऑर्गेनिक मैटर है, एंजाइमेटिक एक्शन है, एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स सबके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस शो करता है। कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, एल्कली हो, एंजाइम, वो इसको डिग्रेड नहीं कर सकते। इसलिए हजारों साल पुराने पोलन ग्रेन भी प्रिजर्व फॉर्म में मिल जाता है क्योंकि वो डिग्रेड तो होता नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे साथ साथ देख रहे होंगे कि आउटर वॉल जो है, एक्साइन वॉल जो है, कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ पे बीच बीच में अपर्चर्स हैं जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, और यही वो पार्ट है जहां से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक्सीलेंट पैटर्न और डिजाइन यहाँ पे शो हो रहे हैं, और उसकी स्टडी को मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, पेलेनोलॉजी कहा जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें, जो अंदर वाली वॉल है इंटाइन जो है वो कंटिन्यूअस है, थिन है और पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई है, पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। वहां पे क्या था, वहां पे था स्पोरोपोलिन, और यहां पे क्या है, पेक्टोसेलुलोज। क्लियर? तो जो मैच्योर पोलन ग्रेन होता है ना बच्चों, उसमें दो सेल्स हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। यहां पे क्योंकि थिक डेंस साइटोप्लाज्म है तो यहां पे इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस आपको देखने को मिल जाएगा, स्टोर्ड फूड यहां पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन जनरेटिव सेल में क्या है, स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस है, और ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही एक तरह से फ्लोट कर रहा है। अब 60% एंजियोस्पर्म में इसी टू सेल स्टेज पे ही पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं, डेसेंस हो जाता है, शेड हो जाते हैं। लेकिन बाकियों में क्या होगा, अब यहां पर तो देखिए टू सेल स्टेज है, ये जनरेटिव सेल, ये छोटा सा व्हाट यू से वेजिटेटिव एंड जनरेटिव न्यूक्लियस, नीचे की तरफ जनरेटिव न्यूक्लियस है। ये जनरेटिव न्यूक्लियस फिर से डिवाइड कर जाएगा, तो ऊपर की तरफ तो वेजिटेटिव था लेकिन यहां पे फिर से दो न्यूक्लियाई हो गए, सो इट इज नोन एज 3 सेल स्टेज। तो जनरेटिव सेल डिवाइड कर रहा है, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू दो मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, तो रेस्ट जो बच गए नियरली 40% जो एंजियोस्पर्म, उसमें 3 सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन्स का डिसेंस होता है, पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। बेटा एनसीईआरटी की एक एक लाइन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आप इमीडिएटली वहीं पर पूछ लीजिए। बाद के लिए कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं रखना है अपने दिमाग में, ठीक है ना। अब जब जो पोलन ग्रेन शेड हो गए तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू उसी स्पीशीज के स्टिग्मा पे जाकर स्टिक कर जाएंगे वाइबिलिटी लूज करने से पहले, क्योंकि अगर एक बार वाइबिलिटी लूज हो गई तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। आगे हम बात करेंगे पोलन वाइबिलिटी क्या होती है। तो जो पोलन ग्रेन वाइबिलिटी है ये डिफर करती है। पोलन वाइबिलिटी चलिए मैं अभी बता देता हूँ। एबिलिटी है पोलन ग्रेन की कि वो जर्मिनेट कितने टाइम तक कर पाएगा, तो ये डिपेंड करता है एबायोटिक कंडीशन पे, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, एंड ये वेरी करता है अलग अलग स्पीशीज में। जैसे राइस, व्हीट जैसे सीरियल्स हैं, इसमें 30 मिनट्स की होती है, लेकिन लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी फैमिली में मंथ्स तक ये वाइबिलिटी रहती है ना। देखिए कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो व्हाट इज दिस इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ दिस पोलन ग्रेन्स। बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं बेटा इन पोलन ग्रेन से, बिकॉज दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो एज फूड सप्लीमेंट इनको यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोलन टैबलेट्स, सिरप, और इसको एथलीट्स यूज करते हैं। हॉर्स राइडिंग जब होती है तो वो उन हॉर्सेस को ये दिया जाता है टू इनहांस देयर परफॉर्मेंस। और लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर पोलन बैंक में इन पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व किया जाता है, एंड दिस टेक्निक इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। दिस इज क्रायो प्रिजर्वेशन, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना, ठीक है। लेकिन कुछ पोलन ग्रेन्स प्रॉब्लम भी कॉज कर देते हैं, दे कॉज एलर्जीज इन सम पीपल। सबसे कॉमन एग्जांपल पार्थेनियम है, जिसको हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं।
ये रिपैटिनियम या कैरेट ग्रास। बी पोलन हाईली न्यूट्रिशियस है, ठीक है, ये स्टोर किए गए हैं पोलन्स, अलग अलग स्पीशीज के पोलन्स को इस तरह से स्टोर किया जाता है। पोलन टैबलेट्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये तो हो गया एंड्रोशियम मेल पार्ट की बात। अब हम चलते हैं गायनेशियम की तरफ, जिसको हम पिस्टिल भी कहते हैं। तीन एरियाज में इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर का जो पार्ट जहाँ पे पोलन ग्रेन आकर स्टिक करते हैं, दैट इज नोन एज स्टिग्मा। मिडिल पार्ट इज नोन एज स्टाइल, और नीचे का जो सोलन पार्ट है उसको कहते हैं ओवरी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली आपको बता देता हूँ, इस तरह से स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये सबसे ऊपर का पार्ट है स्टिग्मा, ये स्टाइल है, और जो सोलन पार्ट है ये है ओवरी। ओवरी में लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको ओवेरियन लोक्यूल्स कहते हैं, एंड इन दिस लोक्यूल्स ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। सो गायनेशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब अगर सिंगल पिस्टिल है तो वो क्या कहलाएगा, मोनोकार्पिलरी। लेकिन एक से ज्यादा पिस्टिल प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज मल्टी कार्पिलरी। एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है मल्टी कार्पिलरी। इसके साथ एक और वर्ड आप देख पा रहे हो, सिनकार्पस। अगर सारी की सारी जो पिस्टल्स हैं वो फ्यूज्ड हैं तो इट इज नोन एज सिनकार्पस। यहां पे सारी की सारी जुड़ी हुई है। सिन का मतलब फ्यूज्ड और एपो का मतलब फ्री, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। तो पेपेवर में तो सिनकार्पस मल्टी कार्पिलरी होती है, लेकिन मिशेलिया में मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है बच्चों, याद रहेगा आपको। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, मोनोकार्पिलरी सिंगल पिस्टिल, मल्टी कार्पिलरी बहुत सारे पिस्टिल्स, फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस और फ्री है तो एपोकार्पस। क्लियर है। चलिए अब ये तीनों पार्ट, स्टिग्मा जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन के लिए, मेल गैमेट के लिए, मिडिल पार्ट सिलेंडर पार्ट जो स्टिग्मा और स्टाइल के स्टिग्मा और ओवरी के बीच में है, दैट इज स्टाइल, और सबसे नीचे का जो बल्ज सोलन पार्ट है उसको क्या कह देते हैं हम, उसको कह देते हैं बच्चों, बताओ बताओ बताओ, ओवरी। और ओवरी में क्या है, ओव्यूल्स, ये यहाँ पे अटैच्ड, इससे रिसेप्टेकल से या थैलेमस से। तो ये फीमेल पार्ट हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जिसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट है। एंथर और फिलामेंट मिलकर स्टेमन बना देते हैं, जो कि मेल पार्ट है। तो जो एसेंशियल वाल्स थे उनकी हमने बात करी, एंडोशियम और गायनेशियम की हमने बात करी अभी तक, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? टाइम एंड ओवर अगेन मैं बार बार बेटा आपसे पूछ रहा हूं, बार बार आपसे पूछ रहा हूं। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो आप लोगों को डाउट्स रह जाएंगे, और ये हाई टाइम है, आप डाउट्स को कैरी ऑन नहीं कर सकते एग्जामिनेशन हॉल में। अब जो मेगास्पोरेंजियम है, जिसको हम कहते हैं ओव्यूल, उसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। दो एंड होते हैं, दो साइड्स होती है, एक कहलाता है माइक्रोपाइलर एंड और दूसरे को कहते हैं हम चेलेजल एंड, माइक्रोपाइल एंड चेलेजल एंड, ठीक है। अब ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच होता है बाय दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कह रहे हैं फ्यूनिकल। ये प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच का जो अटैचमेंट पॉइंट है बच्चों, वो है फ्यूनिकल, ठीक है। और जहां पे दोनों फ्यूज हो जाएंगे वो एरिया क्या कहलाएगा, हाइलम। जंक्शन वेयर बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल फ्यूज कंबाइन टुगेदर इज नोन एज हाइलम। ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं दे आर नोन एज इंटेगुमेंट्स। नॉर्मली दो इंटेगुमेंट प्रेजेंट होते हैं, आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट्स, लेकिन तीन इंटेगुमेंट भी रिपोर्टेड है। अब ये काम क्या करेंगे, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे के पूरे ओव्यूल को कवर नहीं करते, एक टिप छोड़ देते हैं जहां से पोलन ट्यूब एंटर कर जाती है, एंड दैट पार्ट इज नोन एज माइक्रोपाइल। तो जिस साइड माइक्रोपाइल है वो माइक्रोपाइलर एंड, उसके अपोजिट जो एंड है वो क्या कहलाएगा, चेलेजल एंड, ठीक है ना। तो माइक्रोपाइलर एंड चेलेजल दोनों के दोनों एंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हाइलम, फ्यूनिकल, इंटेगुमेंट्स एंड माइक्रोपाइलर एंड चेलेजल एंड्स। ये वाला पार्ट फिर से इंपॉर्टेंट है, न्यूसेलस एंड एम्ब्रियोसेक। एक मास है, ग्रुप है सेल्स का जहां पे स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है ना, जिसको हम कह देते हैं न्यूसेलस। और न्यूसेलस के सेंटर में एक एम्ब्रियोसेक प्रेजेंट होता है, विच इज फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ न्यूसेलस, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि वहां पे स्टोर्ड फूड प्रेजेंट है, ठीक है ना। ओव्यूल में एक एम्ब्रियोसेक होता है जनरली, जो कि मेगास्पोर या मेगास्पोर मदर सेल से बनता है। एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होंगे, रिडक्शनल डिवीजन होगा, और उसके बाद वो क्या बन जाएगा, मेगास्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी। कैसे होती है प्रोसेस, ये देखिए, देखिए ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियोसेक की। तो एक सेल
जिसको हम क्या कह रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, इस मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको हम कह देते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर एंड पे जो एक मेगास्पोर मदर सेल है जहां पे लार्ज न्यूक्लियस है, डेंस साइटोप्लाज्म आपको दिखाई दे रहा है, ये माइक्रोपाइलर एंड की सेल है, माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट है, न्यूसेलस उसको सराउंड कर रहा है क्योंकि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, वहां पे स्टोर्ड फूड है। इसमें होगा मियोसिस, मियोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, 2 बार मियोसिस होगा तो 4 सेल बन जाएंगे, 1 2 3 4, 4 सेल्स आर फॉर्म एंड इट इज नोन एज मेगास्पोर टेट्राड। तो मेगास्पोर मदर सेल में 2 बार रिडक्शनल डिवीजन हुआ, 2 बार मियोसिस हुआ, तो कितनी सेल्स बन गई, 4 सेल बन गई। ठीक है ना, तो दिस इज माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब इसमें से ऊपर की तीनों सेल बच्चों हो जाती है डीजनरेट और एक फंक्शनल मेगास्पोर बच जाता है। ये तीनों की तीनों सेल डीजनरेट हो जाएंगी। ठीक है, और जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये डेवलप हो जाएगा किसमें, किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में। तो यहां पर एक सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो रही है, तो इट इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू मीन बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, कि अगर एक सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो रही है देन इट इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। माइक्रोस्पोर मदर सेल में 2 बार रिडक्शनल डिवीजन हुआ, 4 मेगास्पोर की फॉर्मेशन हो गई विच इज नोन एज मेगास्पोर टेट्राड। 3 मेगास्पोर्स डिजेनरेट हो जाती हैं एंड ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर रिमेन्स विच डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक। अब इस एम्ब्रियो सैक में भी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ जो फंक्शनल मेगास्पोर था उसका न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, उसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, लेकिन ये माइटोटिक डिवीजन होगा बच्चों, ये ध्यान रखना है। मियोसिस पहले हो चुका है, अब ये न्यूक्लियस 3 बार डिवाइड करता है, फर्स्ट डिवीजन में 2, फिर 4 और फिर 8 न्यूक्लियाई या न्यूक्लिएटेड सेल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना, 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ अपने आप को अरेंज कर लेती हैं, दे आर नोन एज सिनर्जिड्स। 3 सेल चैलेजल एंड की तरफ अपने आप को अरेंज कर लेती हैं, दे आर नोन एज एंटीपोडल्स। और 2 सेल बीच में रह जाती हैं विच इज नोन एज सेंट्रल सेल, और ये न्यूक्लियाई कहलाएंगे पोलर न्यूक्लियाई। सो दिस स्टेज इज नोन एज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज। तो न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई, दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ चले गए तो 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन गया। फिर से डिवीजन हो गया जिससे 4 न्यूक्लिएट स्टेज बन गई, दोनों दोनों एंड्स की तरफ चले गए 2-2 न्यूक्लियाई एंड अल्टीमेटली थर्ड डिवीजन के बाद 8 न्यूक्लियर स्टेज बन जाती है। ठीक है, लेकिन ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हैं। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियर डिवीजन के बाद इमीडिएटली साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता या सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, इज इट क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को? प्लीज फटाफट बताइए मुझे, इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स। अब यहां पर देखिए, चैलेजल एंड पर क्या है, एंटीपोडल्स है, माइक्रोपाइलर एंड पे क्या है, सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स में से एक सेल डेवलप होकर एग सेल बना देती है, एग सेल की फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, अब 6 जो सेल्स हैं ये सारी की सारी तो हैं हैप्लॉइड, तीनों की तीनों एंटीपोडल्स, तीनों की तीनों सिनर्जिड्स हैप्लॉइड सेल हैं क्योंकि उनमें एक एक न्यूक्लियस आपको दिख रहा है। लेकिन जो सेंट्रल सेल है, सेल एक है लेकिन वहां पर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, सो इट इज डिप्लॉइड। ठीक है, तो इसीलिए इसको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्टेज बच्चों कहा जाता है। अब यहां पर आपको एक मास दिख रहा है, सेल्स दिख रही हैं जिसको कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है, ये गाइड करती है पोलर ट्यूब को टुवर्ड्स एग सेल, वहां तक पहुंचने में हेल्प करेगी। ठीक है, और हेल्प के बाद क्या हो जाएगा, हेल्प के बाद क्या हो जाएगा, हेल्प द गाइड द पोलर ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स। 3 सेल्स चैलेजल एंड की एंटीपोडल्स हैं, 3 सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की है वो क्या कहलाएगी, एग एपरेटस। एग एपरेटस में मैंने अभी आपको क्या बताया, 2 सिनर्जिड्स रह जाएंगी और एक क्या हो जाएगी, एग सेल बन जाएगी। सारी की सारी कैसी हैं, हैप्लॉइड हैं। सेंट्रल सेल कैसी हो गई, 2 न्यूक्लियस की वजह से डिप्लॉइड। क्लियर टू एवरीवन? चलें आगे, चलिए अब देखिए ओवरऑल हमने क्या क्या किया कि मेगास्पोर मदर सेल थी, या उससे भी पहले जाएं तो एक लार्ज सेल थी डेंस साइटोप्लाज्म वाली जिसको मेगास्पोर मदर सेल कह रहे हैं, उसमें 2 बार मियोसिस हुआ। ठीक है, 4 सेल्स बन गई, ऊपर की तीनों सेल डिजनरेट कर गई। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, फंक्शनल मेगास्पोर। इसमें पहला न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, 2
सेल बन गई, फिर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, 4 सेल बन गई जिन्होंने अपने आप को अपोजिट पोल्स की तरफ अरेंज कर लिया। एंड थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन के बाद 3 सेल ऊपर की तरफ चली गई माइक्रोपाइल की तरफ, जिनको हम सिनर्जिड्स कह देंगे। 3 सेल्स नीचे की तरफ आ गई, जिनको हम क्या कह देंगे, एंटीपोडल्स, और वो बन जाएगा माइक्रोपाइलर एंड। और 2 सेल जो बीच में रह गई, दे आर नोन एज सेंट्रल सेल, और उनके न्यूक्लियस को पोलर न्यूक्लियाई कह देंगे बच्चों। ठीक है, तो ये सारा मिलके क्या बना देता है, ओव्यूल। ओव्यूल में एग सेल है, सेंट्रल सेल है, इंटेगुमेंट्स हैं, वैक्यूल है, एंटीपोडल्स हैं। ठीक, तो ये बात हो गई बच्चों मेल और फीमेल पार्ट की, एसेंशियल वाल्स की। उसके बाद क्या बच जाते हैं, उसके बाद बच जाते हैं सेपल्स और पेटल्स। सेपल्स और पेटल्स का काम क्या होता है बच्चों, सेपल्स हैं ग्रीन लीव्स, वो हेल्प करेंगी फोटोसिंथेसिस में। पेटल्स क्या है बच्चों, दे आर कलर्ड लीव्स, सो दे हेल्प टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन। तो जो एंटीमोफिलस हैं उनमें अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वहां पर रिवार्ड मैकेनिज्म है ना। तो इसके बाद आ जाता है पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है कि जो मेल पार्ट है, जो एंथर है, वहां पे बने थे हमारे माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन। उन माइक्रोस्पोर का ट्रांसफर होना स्टिग्मा पे या फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे, देन इट इज नोन एज पोलिनेशन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज नोन एज पोलिनेशन। ठीक, अब पोलिनेशन अलग अलग टाइप का होता है मेरे बच्चों। कितने टाइप का होता है पोलिनेशन, 2 मेन टाइप होते हैं पोलिनेशन की। कौन कौन सी, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो यहीं पे चलिए बता देता हूं, अगर मेल और फीमेल पार्ट एंडोशियम और गाइनेशियम एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हैं, देन इट इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन। पोलिनेशन नॉट पोल्यूशन। और ऐसे फ्लावर को कह देते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, जहां पे मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, लेकिन मेल पार्ट एक फ्लावर में है, फीमेल पार्ट दूसरे फ्लावर में है, एक ही प्लांट में अलग अलग फ्लावर पे है, या अलग अलग प्लांट में अलग अलग फ्लावर पे है, देन इट इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन। ठीक, तो सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन का डिफरेंस आपको पता चल गया। ऑटोगैमी इज अ टाइप ऑफ सेल्फ। ऑटो का मतलब सेल्फ, गैमी का मतलब मैरिज, सेल्फ मैरिज। तो सेम फ्लावर में अगर ये काम होता है, अभी मैंने बताया ना कि एंथर से जो पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए वो उसी फ्लावर में स्टिग्मा पर जाके स्टिक कर जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, ऑटोगैमी। लेकिन ऐसे फ्लावर जहां पे एक्सपोज एंथर और स्टिग्मा है, वहां पे ऑटोगैमी रेयरली देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब एक ही टाइम पे पोलन ग्रेन रिलीज हो और उसी टाइम पे स्टिग्मा उसको रिसीव कर ले, या हम कह सकते हैं कि दोनों की मैचुरेशन एक साथ हो। दूसरी कंडीशन कि पोलन ग्रेन जो एंथर में प्रेजेंट है और स्टिग्मा जो फीमेल पार्ट पे प्रेजेंट है, दोनों एक दूसरे के बहुत बहुत क्लोज हो। तो ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल है तो सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगैमी प्रमोट होती है, अदरवाइज वो रेयर होती है। अब कुछ प्लांट हैं जैसे वायोला, जिसको हम कॉमन पेंसी कहते हैं, ऑक्जेलिस एंड कोमोलिना, यहाँ पे 2 तरह के फ्लावर्स बच्चों प्रोड्यूस होते हैं। एनसीईआरटी का सुंदर सा डायग्राम, चैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। चैस्मो, आप ऐसे याद, चश्मा, चश्मे से क्या फायदा होता है, क्लियर दिखता है ना, तो चश्मा से आप याद रख सकते हो। और क्लिस्टो का मतलब क्लोज, ओपन एंड क्लोज फ्लावर। ठीक है, ये तीनों टाइप के फ्लावर देखिए कितने सुंदर फ्लावर है, तो तभी तो एस्थेटिक वैल्यू है इनकी, ऑर्नामेंटल वैल्यू है, हमने स्टार्टिंग भी यहीं से की थी। ठीक है ना, तो चैस्मोगैमस फ्लावर क्या होगा, चलिए बताइए, मैंने आइडिया आपको दे दिया, कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट, फटाफट बताइए। दो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, चैस्मोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी। चैस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, चश्मा मैंने बताया ना, क्लोज्ड, दे डू नॉट ओपन, ठीक है ना, क्लोज फ्लावर्स, तो उनको देखने के लिए चश्मे की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा क्लिस्टोगैमस, सॉरी, ये दीज आर ओपन फ्लावर्स एंड क्लिस्टोगैमी क्लोज फ्लावर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोगैमी देखने को मिलती है, क्योंकि एंथर और जो स्टिग्मा है, मेल और फीमेल पार्ट है, एक दूसरे के बहुत पास पास है। जब एंथर डिसेंस कर जाए बर्ड कंडीशन में, तो क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा। ठीक है ना,
अब जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, जो क्लोज फ्लावर है, उसमें सेल्फ पोलिनेशन अशोर्ड होता है, क्योंकि वहां पे पोलिनेटर्स की जरूरत नहीं है, पोलिनेटर्स नहीं है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस अशोर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर्स, कि वहां पे तो बाहर का कुछ आ ही नहीं सकता, बर्ड कंडीशन में है, तो वहां पे तो प्योर लाइन मेंटेन हो जाएगी। बट क्लिस्टोगैमी, ये तो एडवांटेज हो गया, फायदा की बात होगी ये, लेकिन क्लिस्टोगैमी लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर बहुत जनरेशन तक बच्चों सेल्फ पोलिनेशन होता है, तो मान लो किसी जनरेशन में कोई डिजीज हो गई, कोई इंफीरियर कैरेक्टर है, तो वो इंफीरियर कैरेक्टर डिजीज भी कैरी ऑन होती रहेगी, जिसकी वजह से सुपीरियरिटी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और इसको कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन किया जाता है टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जिटोनोगैमी, प्लांट एक है, फ्लावर अलग अलग है, ठीक है ना, प्लांट एक है, फ्लावर अलग अलग है, तो जेनेटिकली इट इज ऑटोगैमी, जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, बट फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन है, क्योंकि फ्लावर अलग अलग है। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो फंक्शनली तो बच्चों क्या हो गया ये, क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ने वाली है ना, पोलिनेटिंग एजेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, बट जेनेटिकली इट इज ऑटोगैमी बिकॉज पोलन ग्रेन फ्रॉम द सेम प्लांट। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब एक्सक्लूसिवली क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? एक्सक्लूसिव क्रॉस पोलिनेशन, जीनोगैमी, जीनो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, प्लांट ही अलग अलग है भैया। ये इस तरह आप समझो कि भैया आप हो 12th क्लास में, आपका सेक्शन है ए, आप मेडिकल स्टूडेंट, बायो वाले स्टूडेंट हो, और आपका फ्रेंड भी उसी क्लास में 12th ए में मेडिकल सेक्शन में, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, सेल्फ पोलिनेशन हो गया ना। लेकिन क्लास 12th ही है, लेकिन सेक्शन बी है, नॉन मेडिकल सेक्शन का बच्चा है, तो वो क्या हो जाएगा, जिटेनोगैमी। लेकिन आप 12th में है और आपका दोस्त है 11th क्लास में, तो क्या हो गया, वो जीनोगैमी होगा बच्चों, ठीक है ना। तो सेम क्लास, सेम टू सेम, तो सेल्फ, सेम क्लास सेक्शन अलग, जिटेनोगैमी, मतलब एक ही प्लांट है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, तो जिटेनोगैमी। लेकिन क्लास ही अलग, प्लांट ही अलग हो गया, तो क्या हो जाएगा, जीनोगैमी। तो जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं स्टिग्मा पे। अगर पूरा इसको हम समराइज करें, देखिए, तो अब जो हम देखने वाले हैं क्रॉस पोलिनेशन में, तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों एजेंट हैं, बायोटिक और एबायोटिक एजेंट हैं जो कि पोलिनेटर का काम करते हैं। बायोटिक एजेंट में इंसेक्ट होते हैं, बर्ड्स होते हैं, या दूसरे एनिमल्स हो सकते हैं, लेकिन एबायोटिक में वाटर के थ्रू या विंड के थ्रू होता है, एनिमोफिली, और वाटर के थ्रू होगा तो हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली एंड एपी हाइपोफिली, कि जो वाटर के सरफेस के ऊपर होते हैं ना फ्लोटिंग प्लांट, फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स, वो क्या कहलाएंगे, वो क्या शो करेंगे, एपी हाइड्रोफिली। और जो सबमर्ज्ड है, प्लांट में पानी में डूबे हुए हैं, दे आर नोन, दे विल शो हाइपोहाइड्रोफिली, सबमर्ज्ड इन वाटर एंड फ्लोट ओवर वाटर, ठीक है ना। चलिए एक बार मैं उनका एक एक डिटेल बता देता हूं, उसके बाद इनके बारे में बताऊंगा, यहाँ पे समरी आपको पूरा हेल्प कर देगी समझने में चीजों को, ठीक है ना। तो क्या क्या होता है, देखिए, सबसे पहले एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, कि वो ऑर्गेनिजम्स, वो फैक्टर्स जो हेल्प करते हैं पोलिनेशन प्रोसेस में, दे आर नोन एज एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। तो दोनों तरह के हो सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया, एबायोटिक भी हो सकते हैं विंड और वाटर के फॉर्म में, या बायोटिक हो सकते हैं इंसेक्ट्स में, एंटीमोफिली, बर्ड्स में, बैट्स में चिरोपेटेरोफिली, तो बहुत सारे ये हो सकते हैं, प्राइमेट्स, रेप्टाइल्स, रोडेंट्स, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये बैट्स की हेल्प से हो रहा है, बर्ड्स की, ये हमिंग बर्ड आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये प्राइमेट्स की हेल्प से हो सकता है, रोडेंट्स की हेल्प से हो सकता है, एक एक करके डिस्कस करेंगे, है ना, तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। विंड, झोंका हवा का, ये देखिए कितना कोल उड़ रहे हैं, है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कौन का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में। मेरा एक प्रीवियस स्टूडेंट था, 99 मार्क्स आए, सिर्फ एक नंबर कटा, वो यही कंफ्यूजन में कटा, तो आप वो गलती ना करें, ठीक है ना। तो विंड के थ्रू जब पोलिनेशन होगा तो हो जाएगा एनिमोफिली, ठीक है, मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट है, मोर नहीं, मोस्ट कॉमन।
अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एनिमोफिलस प्लांट्स की या विंड पोलिनेटेड प्लांट्स फ्लावर्स के, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सबसे पहली बात तो सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, और बहुत सारे फ्लावर्स मिलके कंपैक्ट इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं, ठीक है ना। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना है, ये आपने सबने खाया है, कॉर्न है। कॉर्न को अब क्या होता है, टेसल्स, टेसल्स, ध्यान से सुनना। स्टिग्मा एंड स्टाइल, स्टिग्मा एंड स्टाइल मतलब क्या है, फीमेल पार्ट। स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन विंड टू ट्रैप द पोलन ग्रेन, तो कॉर्न कोब क्या है, कॉर्न कोब इज फीमेल पार्ट, ठीक है। और एनिमोफिली ग्रासेस में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, याद रहेगा बच्चों मेरे। चलिए, तो ये इसके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या बहुत ज्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये वेस्ट मेथड भी है। अब मान लो मेल पार्ट यहाँ पर है, फीमेल पार्ट इधर है, हवा इधर की चल गई, तो सारे के सारे पोलन ग्रेन्स तो जो मेल गैमेट्स है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, फेलियर मेथड हो गया ये तो, है ना। जो पोलन ग्रेन्स होंगे ऐसे फ्लावर्स के, वो लाइट वेट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, अगर चिपक गए तो फिर ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे। वेल एक्सपोज एंथर स्टेमन्स होते हैं उनके, ठीक है, जिससे कि वो एयर के साथ, विंड करंट के साथ इजिली स्कैटर्ड हो जाए, डिस्पर्स हो जाए। और स्टिग्मा होगा इनका लार्ज, जिससे वो इजिली ट्रैप कर पाए पोलन ग्रेन्स को। तो क्या हो गया, लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, लाइट वेट, नॉन स्टिकी, वेल एक्सपोज स्टेमन एंड लार्ज feathery stigma to trap the pollen grains. These are the characteristic features of एनिमोफिलस फ्लावर्स। डिसएडवांटेज क्या है कि वेस्टेज ज्यादा होती है, अगर विंड की डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाए तो फेलियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब दूसरा अबायोटिक एजेंट है वाटर, वाटर का मतलब हाइड्रो, हाइड्रोफिली रेयर है, सिर्फ मोनोकोट के 30 जनरिया में मिलता है। बहुत कॉमन दो एग्जांपल है, वेलेसनेरिया एंड हाइड्रिला जो कि फ्रेश वाटर है, और जूस्ट्रिया जो कि जिसको सी ग्रास कहते हैं, ये मराइन है। लोअर प्लांट्स में जहां पे वाटर जो है रेगुलर मोड है मेल गैमेट को ट्रांसफर करने का, जिसमें ब्राइफाइट्स आ जाते हैं, टेरिडोफाइट्स आ जाते हैं, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड हो जाता है, बिकॉज वहां पे उनको पानी की कंटिन्यूस जरूरत पड़ती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन। तो वेलेसनेरिया, हाइड्रिला एंड जूस्ट्रिया, ये तीनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। और वेलेसनेरिया में तो बहुत स्पेशल सा मैकेनिज्म होता है, यूनिक सी चीजें होती हैं। क्या यूनिक होता है, वेलेसनेरिया में जो मेल और फीमेल गैमेट हैं उनका स्ट्रक्चरली डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए वेलेसनेरिया में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये फीमेल फ्लावर है ना, और ये मेल फ्लावर आपको दिख रहा है। अब मेल फ्लावर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है, बोट शेप हो जाता है। तो इन वेलेसनेरिया फीमेल फ्लावर रीचेज द सरफेस ऑफ वाटर बाय देयर लॉन्ग स्टॉक, ये लंबा सा स्टॉक आपको दिख रहा है, ये फीमेल फ्लावर का है, ठीक है ना। अब जो मेल फ्लावर होगा जहां पे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, अब वो वाटर के सरफेस पर रिलीज हो गई, बोट शेप्ड है, ठीक है। वाटर करंट के साथ वो यहां पर पहुंच गया फीमेल फ्लावर के पास और वो पोलिनेशन कोज कर देगी। लेकिन सी ग्रासेस में क्या होता है, वो सबमर्ज्ड हैं, हाइपोहाइड्रोफिली शो करते हैं, वो दे आर सबमर्ज्ड इन वाटर। तो पोलन ग्रेन जो है लंबे होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, और पानी के अंदर ही वो स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं। यहां पर फीमेल पार्ट लंबा है, यहां पर मेल पार्ट लंबा होता है, रिबन लाइक होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए ये बोट शेप आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये ऐसे ट्रेवल करके ये लॉन्ग स्टॉक फीमेल पार्ट का, फीमेल फ्लावर का, ये यहाँ पर वाटर करंट के साथ यहाँ से ये पोलन ग्रेन यहाँ पे पहुंच गया एंड इफेक्टिव फर्टिलाइजेशन अकर्स, ठीक है। लेकिन सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट हाइड्रोफिली शो नहीं करते, है ना। और दूसरा विंड और वाटर पोलिनेटेड फ्लावर जो है वो कलरफुल भी नहीं होते, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है, कलर तो रिवार्ड मैकेनिज्म है इंसेक्ट्स के लिए, क्योंकि वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते, तो इंसेक्ट्स की जरूरत नहीं है, बायोटिक एजेंट की जरूरत ही नहीं है उनको, ठीक, याद रहेगा। चले आगे, चलिए सर बताते रहो बेटा, बताते रहो कहां पे क्या समस्या है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बायोटिक एजेंट्स की, अलग अलग टाइप के एनिमल्स, चाहे वो स्मॉल एनिमल है चाहे वो लार्ज एनिमल है, हमिंग बर्ड जैसा स्मॉल एनिमल हो, चाहे
प्राइमेट जैसे लार्ज एनिमल्स हो। ये कॉमन मेथड है, मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट इसको यूज करते हैं। बीज हो गई, आप सबको पता है, बटरफ्लाईज, बीज, फ्लाइज, बीटल्स, इन सब का आपको पता है। हमिंग बर्ड और सनबर्ड, लेम्यूर्स जो प्राइमेट्स में आ जाते हैं, बैट्स जो कि मैमल्स में आ जाते हैं, रोडेंट्स, रैट्स हो गए, रेप्टाइल्स, गार्डन लिजार्ड हो गई। तो जब इंसेक्ट की हेल्प से होगा तो वो एंटीमोफिली, जिसमें बी आ जाती है और बटरफ्लाईज आ जाती हैं। बाकी सारे भी अपनी अपनी स्पीशीज के हिसाब से अडेप्ट कर जाते हैं, वो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब जो एंटीमोफिली है या एंटीमोफिलस जो फ्लावर्स हैं उनके फीचर्स क्या होंगे, जैसे हमने एनिमोफिलस के पढ़े थे, क्योंकि ये साइज में बड़े होंगे, कलरफुल होंगे, पेटल्स ब्यूटीफुली कलर्ड होती है, देखिए फैसिनेटिंग लगती है ना, नेक्टर प्रोड्यूसिंग होंगे। तो वो रिवार्ड मैकेनिज्म होता है, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द फ्लोरल रिवार्ड्स फॉर पोलिनेटर्स। अगर फ्लावर का साइज स्मॉल है तो बहुत सारे फ्लावर आपस में जुड़ जाएंगे, एक तरह से इन्फ्लोरेसेंस बना देंगे, ठीक है, और ये स्टिकी होते हैं, चिपक जाएंगे, जो पोलिनेटर होगा उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं। अब एनिमल्स के केस में क्या होगा, ये तो आपको बीज दिख रही है। जब एनिमल एंथर के कांटेक्ट में आएगा और फिर स्टिग्मा की तरफ जाएगा, तो वो जो पोलन ग्रेन्स उसके बॉडी से चिपक गए थे वो वहां पे रिलीज हो जाते हैं, है ना, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पोलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, और कोई मैकेनिज्म बताइए। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ओके, पहले चलिए इसको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से पहले एक बार मैं वो आपके लिए समराइज कर देता हूँ, वो जो चार्ट था हमारा। यस, आप देखिए, विंड और वाटर पोलिनेटेड में पेटल्स जो कलर्ड लीव्स हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है, तो स्मॉल होंगी, डल होंगी, है ना, चाहे वो एपीफाइलस है चाहे हाइपोफाइलस है या एनिमोफाइलस है। लेकिन एंटीमोफिली में, इंसेक्ट्स वालों में और बर्ड्स पोलिनेटिंग फ्लावर्स में वो लार्ज होंगे पेटल्स, ब्राइटली कलर्ड होंगे, स्मॉल होंगे, कलर्ड होंगे, और नहीं तो फिली में ऑर्डर इस केस में नहीं होगा, ना तो कलर की जरूरत है ना ऑर्डर की जरूरत है। लेकिन जो इंसेक्ट अट्रैक्ट करने वाले फ्लावर्स हैं उनके उनमें प्लीजिंग ऑर्डर होती है, नेक्टर प्रेजेंट होता है, नेक्टर प्रेजेंट नहीं होता ऑर्निथोफिलस में, याद रखिएगा, क्योंकि इंसेक्ट ही हनी प्रोडक्शन करते हैं। एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा वेलिसनेरिया का, जूस्ट्रिया का, मैंने आपको बताया। ग्रासेस में एनिमोफिली सबसे ज्यादा कॉमन होता है। योका प्लांट है, योका प्लांट में सूडो पॉपुलेशन देखने को मिलता है। आप में से कितनों को सूडो पॉपुलेशन के बारे में पता है, फटाफट बताइए। एंटीरेनम मैजस का एग्जाम्पल कहाँ पे आता है जेनेटिक्स में, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है ना। सिल्क कॉटन बर्ड्स के थ्रू पोलिनेट होता है, बॉटल ब्रश ऑर्निथोफिली शो करता है। तो ये समरी है, इसको देख के भी आप बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन, एमसीक्यूज, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम सेल्फ पोलिनेशन को रोक सकते हैं, उनको कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये एक समरी है, वैसे ही पहले मैं एक एक करके बताता हूं, फिर समरी डिस्कस करेंगे। सो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, अब जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स भी कहते हैं, उनमें होता है सेल्फ पोलिनेशन, उनमें होती है ऑटोगैमी। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या, कि जो इंफीरियर कैरेक्टर्स हैं वो भी जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसमिट होते रहते हैं, डिजीज कंडीशन भी ट्रांसमिट होती रहती है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी और सुपेरियरिटी हो जाती है कम। तो इसलिए सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करने के लिए, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने के लिए प्लांट्स में कुछ मेथड्स, कुछ डिवाइसेस डेवलप हो जाती हैं, जिनको हम कहते हैं बच्चों आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में सबसे पहले बात आती है कि भाई एक काम कर दो, दोनों एक साथ मैच्योर ना हो, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर भी है तो प्रोटो एंट्री हो जाए या प्रोटो गायनी हो जाए, प्रोटो एंट्री हो जाए या प्रोटो गायनी हो जाए, या तो मेल पार्ट जल्दी ग्रो कर जाए या फीमेल पार्ट प्रोटो ग्रो कर जाए, जिसकी वजह से सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, ठीक है ना। भाई पोलन मैच्योर हो गया पहले, लेकिन सिग्मा तैयार ही नहीं है, वो मैच्योर ही नहीं है, तो वो पोलन ग्रेड को अचीव नहीं करेगा, ठीक है। या फिर जो एंथर और स्टिग्मा है उसके जो अरेंजमेंट है, जो पोजीशन है, वो अलग अलग हो। तो ये तो एक में दो मेथड हो सकते हैं। उसके अलावा और क्या सिस्टम होता है, क्या डिवाइसेस होती है, एक वर्ड होता है बच्चों, चलिए आप में से किसी को पता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये जेनेटिक मैकेनिज्म है,
कि स्पीशीज स्पेसिफिसिटी आ जाती है। यहाँ पे क्या कहते हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक। जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है ना, मैमल्स में होता है स्पीशीज स्पेसिफिक। क्या होता है, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। जेनेटिक मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन फ्रॉम द सेम फ्लावर अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, जिसकी वजह से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो जर्मिनेट नहीं करेंगे, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन ही नहीं होगी, अपने आप को वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। मान लीजिए ये स्पीशीज ए है, ये स्पीशीज बी है, ठीक है ना, तो स्पीशीज ए का जो पोलन ग्रेन है वो स्पीशीज ए के स्टिग्मा पे स्टिक नहीं करेगा, या स्टिक करेगा तो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। और क्या हो सकता है भाई, बाइसेक्सुअल खत्म कर दो, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर से प्रोड्यूस हो। अगर बाइसेक्सुअल है, मोनोशियस प्लांट है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जांपल कैस्टर एंड मेज। ऑटोगैमी तो रोक लेंगे पर जिटेनोगैमी नहीं रोकेंगे। जिटेनोगैमी क्या था, आप मेडिकल के नॉन मेडिकल वाले के साथ दोस्ती, लेकिन डायोसियस प्लांट जैसे पपाया है वो डायोसिस शो करते हैं, वो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल है नहीं, दे आर यूनिसेक्सुअल। यस, क्योंकि मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग फ्लावर पे प्रेजेंट है, तो ना तो ऑटोगैमी होगी ना जिटोनोगैमी होगी। आपको तो भाई सेक्शन सॉरी क्लास ही चेंज करनी पड़ेगी, 12 से 11th में दोस्ती करनी पड़ेगी। तो पपाया प्लांट आपने देखा होगा सबने कॉमनली, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। ठीक है, तो पोलिनेटर की जरूरत पड़ती है। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या हो जाता है, जो मैं स्पीशीज स्पेसिफिसिटी की बात कर रहा था वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर राइट टाइप का पोलन ग्रेन, कंपेटेबल पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचेगा तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा और पोस्ट पोलिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो प्रोसेस क्या होती है, वो प्रोसेस होगी सबसे पहले पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी जंप पोर के थ्रू। हमने देखा था ना कि एक्साइन लेयर पे तो नॉर्मली तो क्या होता है, स्पोरोपोलिन होता है, लेकिन बीच बीच में गैप होता है, आउटर लेयर कंटिन्यूअस नहीं होती, वहां पे जंप पोर होते हैं। लेकिन अगर इलोंगेटेड हो पोलन ग्रेन तो वहां पे वर्ड यूज किया जाता है जंप फरो। अगर स्फेरिकल है तो जंप पोर यूज करते हैं वर्ड, और अगर इलोंगेटेड हो तो जंप फरो वर्ड यूज किया जाता है। तो पोलन ग्रेन के जो कंटेंट है पोलन ट्यूब में चले जाएंगे और स्टिग्मा के टिश्यू के थ्रू होता हुआ स्टाइल के थ्रू ट्रेवल करके वो ओवरी तक पहुंच जाएगा। आगे की प्रोसेस हम देखेंगे। तो पिस्टिल रिकॉग्नाइज कर देता है कि कंपेटेबल पोलन ग्रेन है या इनकम्पेटेबल पोलन ग्रेन है। ये कीमोटैक्सिक प्रोसेस है, आपने 10th क्लास में पढ़ा था ना, कीमोट्रोपिक। तो ये कीमोट्रोपिक प्रोसेस है। ठीक है, अब ये देखिए समरी, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, इसको एक तो ऐसे पूछ सकता है, व्हाट आर द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, और हाउ टू प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन ना हो, जिसको डाइकोगैमी कहा जाता है। एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पे हो, इनको हेट्रोस्टाइलिक कह देंगे। सेल्फ कंपेटेबिलिटी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस हो, एक प्लांट पे मेल पार्ट है दूसरे पे फीमेल पार्ट है, या एक ही प्लांट में अलग अलग फ्लावर पे मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तो ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगी, लेकिन ये जिटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करेगा। और हार्कोगैमी ये मैकेनिकल डिवाइस है एक तरह से, मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, तो इसमें तो पोलिनेटर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ना तो ऑटोगैमी हो पाती है ना जिटेनोगैमी। तो ये 5 वर्ड, डाइकोगैमी, हेट्रोस्टाइली, सेल कंपेटेबिलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी एंड हार्कोगैमी, आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है ना, याद रह जाएंगे। सर कोशिश करेंगे, कोशिश करनी ही पड़ेगी बच्चों। अब आप चांस नहीं ले सकते। आप किस मोड में हो, आप अंतिम लड़ाई के मोड में हो। आपका टारगेट आपको पता है, आपको टाइम आपका पता है। देखिए अगर लड़ाई है तो लड़नी भी आपको पड़ेगी, ना वक्त और ना हालात आपके हिसाब से। ठीक है ना, तो 95 प्लस अगर चाहिए, लोगों से अलग दिखना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। और जब आपके साथ आपकी बायोनीति है तो आपको क्यों टेंशन लेना, सिर्फ आपको जो कहा जाए आप वो करते रहिए, उस सब्जेक्ट सॉरी उन टॉपिक्स को उसी सीक्वेंस में पढ़ते रहिए, बस इतना ही तो करना है आपको बच्चों। ठीक है, चलिए पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की बात करते हैं कि भैया एंथर आया, सॉरी पोलन ग्रेन आया, स्टिग्मा पे स्टिक कर गया। ठीक है जी, अगर वो रॉन्ग टाइप का होगा
तो रिजेक्शन हो जाएगा, चलो भाई नॉट अलाउड, इनकम्पेटिबल है, रॉन्ग टाइप का है, तो पिस्टल रिजेक्ट कर देगी और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। ठीक है, अब पोलन ग्रेन्स 2 सेल कंडीशन में रिलीज हो जाते हैं, शेड हो जाते हैं, आपको याद है, आपको पता है। अगर कंफर्टेबल है, राइट टाइप का है, तो क्या होगा, एंट्री हो जाएगी पोलन ट्यूब की सिनर्जिड में, स्टाइल के थ्रू ट्रेवल करके वो आएगा, ये स्टाइल के थ्रू आएगा। एंड ईच पोलन ग्रेन हैव 2 मेल न्यूक्लियाई, हर पोलन ग्रेन में 2 मेल न्यूक्लियाई हैं, आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, एक एग सेल के साथ कंबाइन करेगा, दूसरा सेंट्रल सेल के साथ कंबाइन करेगा, इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं यहाँ पर, इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। अब जो एंट्री है पोलन ट्यूब की ओव्यूल में, वो भी अलग अलग टाइप से हो सकती है, चैलेजल एंड से होगी तो चैलेजोगैमी, माइक्रोपाइलर एंड से होगी तो, या इंटेगुमेंट के थ्रू होगी, सॉरी दिस इज थ्रू इंटेगुमेंट्स, तो मीजोगैमी और पोरोगैमी माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू, तो 3 एंड से एंट्री हो सकती है पोलन ट्यूब की। ठीक, ये भी हो गई जी, ठीक है साहब, हो गया। अब क्या है, तो ये एंट्री के बाद ये मेल गैमेट पहला किसके साथ फ्यूज कर रहा है, एग सेल के साथ, दूसरा किसके साथ फ्यूज करेगा, सेंट्रल सेल के साथ, तो क्या होगा, तो ये होगा। अब जो प्लांट 3 सेल स्टेज पे पोलन ट्यूब को शेड करते हैं, सॉरी पोलन ग्रेन को रिलीज करते हैं, वहां पे 2 मेल न्यूक्लियाई हैं स्टार्टिंग से, पोलन ट्यूब पहुंच गई ओवरी तक, ये पोलन ट्यूब चाहे वो पोरोगैमी हुआ, चैलेजोगैमी हुआ, मीजोगैमी हुआ, वो कहां पे पहुंच गई, ओवरी तक, और एंटर कर गई। अब फिलीफोम एपरेटस उसको उस काम में गाइड करेगा, उसको हेल्प करेगा, ठीक है ना, वो माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट है। अब जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं वो मैनिपुलेट करते हैं इन इंटरेक्शन को, ठीक है ना, वो जो इनकम्पेटेबल पोलिनेटर्स होते हैं उसमें भी डिजायर्ड हाइब्रिड वो ऑब्टेन कर लेते हैं कुछ टेक्निक्स यूज करके। ठीक है, उसके लिए क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करें। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है, उसमें मेनली 2 काम किए जाते हैं, एक होता है इमैस्कुलेशन और दूसरा काम बच्चों होता है बैगिंग, और उसको मॉनिटर करने के लिए टैगिंग भी की जाती है, बट वो एसेसरी स्टेप आप कह सकते हो, मेनली ये 2 काम किए जाते हैं, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, जो एंथर है उसको रिमूव कर दिया जाता है, ये किस में किया जाएगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर में किया जाएगा ना। ठीक, कैसे होगा देखिए, emasculation or bagging are 2 methods in crop improvement programs in which desired pollen grains are used for pollination। तो इसमें क्या कर देते हैं, removal of anther from the bisexual flower bud of the female parent before the dehiscence of anther, कि पोलन ग्रेन रिलीज होने से पहले ही मेल पार्ट को, एंथर को रिमूव कर दिया, उसके बाद जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है उसको पॉलीथीन बैग से या बटर पेपर के बैग से कवर कर दिया, जिससे कि कंटामिनेशन ना हो, दूसरा कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन है वो वहां पे ना पहुंच जाए। ठीक है, अब जैसे स्टिग्मा पे रिसेप्टिविटी आ जाती है, हम डिजायर्ड प्लांट के पोलन ग्रेन, डिजायर्ड एंथर से पोलन ग्रेन इकट्ठा करके उनको डस्ट कर देते हैं स्टिग्मा पे। ठीक है, उसके बाद दोबारा से उसको बैगिंग कर दिया और फ्रूट फॉर्मेशन होने देते हैं। तो इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग, ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं बच्चों, 2 इंपॉर्टेंट स्टेप है कौन सी प्रोसेस के, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से ब्रीडर्स डिजायर्ड कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिजम्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए कोई जरूरत ही नहीं है भाई, तू कहाँ मैं यहाँ, मैं कहाँ तू वहां, है ना, वहां पे क्या करेंगे, फ्लावर बर्ड को बैक कर देते हैं फ्लावर के ओपन होने से पहले ही, और जैसे स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा पोलिनेशन हो जाता है डिजायर्ड पोलन ग्रेन के साथ, और उसके बाद रीपैकिंग, फिर से पैकिंग कर दी बटर पेपर लगा के। ठीक, तो देखिए यहाँ ये हो रहा है इमैस्कुलेशन, मेल पार्ट को रिमूव कर दिया, ये हो रही है डस्टिंग डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स, और उसके बाद ये कर दी रीबैगिंग। ठीक है जी, याद रहेगा बच्चों मेरे, चलिए। तो ये सारे के सारे अभी तक जो हमने पढ़ी, पूरी रामायण जो हमने पढ़ी, वो सारी की सारी क्या थी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स की हमने बात करी। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आप 6th-7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। स्ट्रसबर्गर ने सबसे पहले डिस्कवर किया, ठीक है, मोनोट्रोपा में। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन सबसे पहले किसने बताया, किसने स्टडी किया, नेवेशिन ने।
लिलियम में। तो फर्टिलाइजेशन की बात हो तो स्ट्रेसबर्गर, और डबल फर्टिलाइजेशन की बात हो तो नर्स। ठीक है, क्या होता है ये डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं बेटा एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, कोई सो रहा हो जिसको अभी तक नहीं पता चला हो बच्चा, तो प्लीज नोक नोक नोक, कोई है जिसको एंजियोस्पर्म भी नहीं पता है अभी तक? ये तो वो हालत हो जाएगी, पूरी रात हमने रामायण सुनी और सुबह उठ के हमने पूछा कि सीता किसका बाप। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना बच्चों। चलिए, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, देखिए डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है। सर क्या होती है, 10th क्लास में भी था आपके। अब ये देखिए, यहां से पोलन ग्रेन आया, ये स्टिग्मा पे पहुंच गया। अब 3 सेल स्टेज पे जब वो रिलीज होता है पोलन, तो वहां पे 2 मेल गैमेट्स होते हैं या 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं, हम कह सकते हैं। अब ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होते ये होता हुआ यहाँ पे पहुंच गया पोलन ट्यूब, यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस ने उसको गाइड कर दिया और ये सिनर्जिड की तरफ चली गई। सिनर्जिड में क्या है, सिनर्जिड में क्या है, एग सेल है, फीमेल गैमीट है। तो जो पहला मेल गैमीट है, मेल न्यूक्लियाई है, वो एग सेल के साथ फ्यूज कर देगा, डिप्लॉइड सेल बन जाएगी, जिसको हम क्या कह देंगे, जाइगोट। सिनगैमी हुआ, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं। अब जो पीछे पीछे आ रहा था कि भाई मैं भी हूं, वो क्या करेगा, वो पहुंच जाएगा जी इसके पास, सेंट्रल सेल के पास, जिसके पास 2 न्यूक्लियाई है पहले से ही। तीसरा आ गया मेल न्यूक्लियाई, तो डिप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड क्या बन गया, 3n। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, प्रोसेस एक बार कंप्लीट होने के लिए 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, सो इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए कैसे लिखोगे आप, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड द पोलन ट्यूब रिलीजेस अ 2 मेल गैमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड, 1 मेल गैमेट मूव टुवर्ड द एक्स सेल एंड फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियस। सिनगैमी के बाद जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, डिप्लॉइड कंडीशन बन गई, ये वाला काम हो गया हमारा। अदर मेल गैमेट मूव टुवर्ड द 2 पोलर न्यूक्लियाई जो कि कहां पे है, सेंट्रल सेल पे है, उनके साथ फ्यूज करेगा तो ट्रिप्लोइड सेल बन गई, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सॉरी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पे इन्वॉल्व है, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बच्चों कहा जाता है। तो अब क्या हुआ, एग सेल थी हैप्लॉइड, फर्स्ट मेल गैमेट था हैप्लॉइड, सिनगैमी के बाद जाइगोट बन गया, जिससे कि नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो इसको कहते हैं जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। ये क्या हो गया, जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। अब दूसरा जो मेल गैमेट था हैप्लॉइड, वो सेंट्रल सेल के सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जाके फ्यूज होता है, तो उसमें क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो गई। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करता है, पीईएन इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको, न्यूट्रिशन क्यों, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन करेगा, ये जो जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा ना, उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डबल 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 फर्टिलाइजेशन। समराइज करें, करें समराइज इसको। चलिए देखिए, एक वेजिटेटिव सेल, 2 मेल गैमेट, ठीक। हमारे पास क्या है, एम्ब्रियो सेक, 7 सेल, 8 न्यूक्लियर स्टेज, 3 एंटीपोडल, एक एपिफरेटस जिसमें दो सिनर्जिड और एक एग सेल, ठीक। अब जो पहला जो मेल गैमेट है वो आया और किसके साथ यूज कर गया, ये मेल गैमेट है एग सेल के साथ, ये भी एप्लॉइड थी, तो डिप्लॉइड जाइगोट बन गया, सिनगैमी हुआ, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज कर गए, जाइगोट बना, जाइगोट चेंज हो जाता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो से सीड की फॉर्मेशन हो जाती है। दूसरा जो मेल गैमेट था हैप्लॉइड, वो पहुंच गया सेंट्रल सेल के बाद, जिसके पास 2 न्यूक्लियाई है, तो 2n प्लस n, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ट्रिपल फ्यूजन इसीलिए क्या कहा जाता है इसको। इससे बन गया एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करेगा, ये प्रोवाइड कर रहा है न्यूट्रिशन, किसको, न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसलिए इसको पूरी प्रोसेस को क्या कह देते हैं बच्चों मेरे, इट इज नोन एज, यस, डबल डबल फर्टिलाइजेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए ठीक है, तो 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन अकर्स इन द एम्ब्रियोज एग, इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, यूनिक टू एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट। अब सेंट्रल सेल ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना देती है, जो कि एंडोस्पर्म बना देगा, जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में। यहां तक कोई समस्या, किंतु परंतु, इफ बट वाई कुछ भी है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में ठोको, ठोको, नहीं ठोकोगे तो मतलब समझ आ गया।
तो हमने 2 स्टेप पूरे कर लिए, हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर बात कर ली, हमने फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर्स की बात कर ली। अब बात आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या क्या आता है बच्चों? अब बात कर रहे हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन कि फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो बन गया और एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी। अब क्या होगा? अब एंडोस्पर्म डेवलप करेगा, एम्ब्रियो डेवलप करेगा, मैच्योर ओव्यूल से सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी और राइपेंड ओवरी से फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाएगी। 4 चीजें अब होंगी, 4 काम अब होंगे। कैसे होंगे? ऐसे होंगे जी। एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कि 2n प्लस n से बन गया हमारा 3n, जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, ये एग सेल सिनर्जिड, इससे n प्लस n होके 2n बन गया था, जाइगोट बन गया। ठीक, यहां तक की बातें आपको होपफुली मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको सबको समझ में आ गई होंगी, है ना? आ गई? आ गई कि नहीं आ गई? चलिए तो अब आगे का देख लेते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में इनिशिएशन हो गया, डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और डिवीजन के बाद प्रोलिफरेशन होके वो ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू बना देते हैं जिसमें ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म सेल्स होती हैं। अब यहाँ पे स्टोरेज होगा, फूड स्टोर्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है कि जो डेवलपिंग जाइगोट है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, तो ये वो काम करेगा, है ना? डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। ये अब यहाँ पे देखिए जो एंडोस्पर्म होता है बच्चों, वो भी अलग अलग टाइप का हो सकता है। अब अगर एंडोस्पर्म में कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहे, ठीक है, कॉमन प्रोसेस में क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे जिनको फ्री न्यूक्लियाई कहा जाएगा। तो ऐसा डिवीजन जहां पे न्यूक्लियस फ्रीली डिवाइड करें और उसके थ्रू जो एंडोस्पर्म बनेगा वो क्या कहलाएगा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब न्यूक्लियाई का नंबर फिक्स नहीं होता, कितना भी हो सकता है, अलग अलग स्पीशीज में, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग हो सकता है। अब जब इन न्यूक्लियाई के चारों तरफ, ये मान लीजिए ऐसे हो रहा था, सॉरी ये था, ये था, ये था, ये था, अब इनके चारों तरफ सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? सेलुलर एंडोस्पर्म। तो वो क्या बन जाएगा? पहले क्या था? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब दूसरा क्या हो गया? सेलुलर एंडोस्पर्म की उनके चारों तरफ सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। यहां तक भी समझ आ गई बात? दो बहुत कॉमन एग्जांपल, दो बहुत कॉमन एग्जांपल, बहुत बहुत कॉमन एग्जांपल। इसको जो कोकोनट मिल्क है उसको नरिश्ड, कंप्लीट नरिश्ड डाइट कहा जाता है। तो टेंडर कोकोनट वाटर जो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, उसमें हजारों फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। और जो व्हाइट वाला पार्ट है जिसको आप क्रीम कहते हो, वो है सेलुलर एंडोस्पर्म के उसके चारों तरफ पहले ये था, ये ये फ्री न्यूक्लियाई थे और उसके बाद ये मान लीजिए आप इनके चारों तरफ सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। तो ये सेलुलर एंडोस्पर्म, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। याद रह जाएगा। एक और भी होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक, चलिए एक पार्ट 4 में से एक कर लिया हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। अब आ जाते हैं हम एम्ब्रियो पे। एम्ब्रियो डेवलपमेंट को आप वीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए। अब एम्ब्रियो बना कहा था हमारा, जो हमारा एम्ब्रियो सैक था, जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्टेज थी, उसमें जो माइक्रोपाइलर एंड था उस पे क्या बन गया हमारा? जाइगोट बन गया। ठीक है, और इसी जाइगोट में डिवीजन होके क्या बन जाएगा? जाइगोट में डिवीजन होके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जाइगोट है, जाइगोट में एक बार डिवीजन हुआ, 2 सेल बन गई। ठीक है, थोड़ा सा उसमें एंडोस्पर्म होना जरूरी है क्योंकि उससे उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, अभी प्रोसेस थोड़ी सी डिफर करेगी, मोनोकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट और डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट थोड़ा सा, लेकिन जो इनिशियल प्रोसेस है एम्ब्रियोजेनिक, एम्ब्रियो फॉर्मेशन की, वो दोनों में सेम है बच्चों। ठीक है ना, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो दोनों में प्रोसेस सेम होने वाली है। उसके बाद चेंजेस आएंगे, जो भी चेंजेस आएंगे, इनिशियली प्रोसेस विल रिमेन सेम। अब जाइगोट बना, जाइगोट में डिवीजन हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? प्रो एम्ब्रियो स्टेज। ठीक है, मल्टीपल डिविजन्स होंगे, 2 ग्रुप्स बन जाएंगे सेल्स की। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? ग्लोबुलर स्टेज। फ्यूजन हो जाएगा सेल्स का, देन इट इज नोन एज हार्ट शेप, एंड फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड। प्रोसेस को भी मैं बताऊंगा, आप ये मत सोचिए कि सर ने तो 2 लाइन में बता दिया कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे होती है। नहीं, प्रोसेस को हम दोनों में डिस्कस करेंगे, मोनोकोट एम्ब्रियो और डाइकोट एम्ब्रियो। लेकिन अभी सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने बताया है कि ये 4 स्टेजेस होती हैं जाइगोट से मैच्योर एम्ब्रियो बनने तक: प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर,
हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रियो एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा, एनसीईआरटी का एज इट इज डायग्राम है, ठीक है। अब पहले बात करते हैं डाइकोट एम्ब्रियो। अब देखिए ये डाइकोट बना देता हूं मैं, डाइकोट बना दिया हमने, ठीक है। ये वाला पार्ट कहलाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, याद रहेगा। एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर की तरफ जो बनता है अगर, तो उसको कहते हैं एपिकोटाइल, और नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर बनती है वो कहलाती है हाइपोकोटाइल। सो एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल दो स्ट्रक्चर्स बन गई। एपिकोटाइल से बच्चों बन जाएगा शूट सिस्टम, जिसको हम कहते हैं प्ल्यूम्यूल, और हाइपोकोटाइल से बन जाएगा रूट सिस्टम, जिसको कहा जाता है बच्चों रेडिकल। तो रेडिकल और प्ल्यूम्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। रेडिकल रूट में क्या होती है, रूट कैप, और रूट कैप की कवरिंग को कहा जाता है क्ल्यूराइजर, ठीक है। ये दोनों में ही होता है, तो आप ये मत समझिएगा कि सर ने बता दिया ये तो मोनोकोट का है। यहाँ पे आप देख लीजिए क्लियोप्टाइल कहेंगे, जो प्ल्यूम्यूल की कवरिंग है उसको कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, क्लियोप्टाइल, ठीक है। तीन कवरिंग आपको ध्यान रखनी है, प्ल्यूम्यूल की कवरिंग क्लियोप्टाइल, रूट कैप की कवरिंग क्लियोराइजा, और कोटिलेडन की कवरिंग को स्क्यूटेलम कहा जाता है, ठीक है। या अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं, डिप्लॉइड एम्ब्रियो की, सॉरी डाइकोट एम्ब्रियो की बात कर रहा हूं। तो एपिकोटाइल से शूट सिस्टम प्ल्यूम्यूल बन गया, हाइपोकोटाइल से रूट सिस्टम रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज एक बार बताइए। अब देखिए वही चीजें दोबारा से हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस था, दो कोटिलेडन थे, एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट जो कोटिलेडन से ऊपर की तरफ है वो एपिकोटाइल हो गया, और जैसे प्ल्यूम्यूल या स्टेम की टिप बन गई, शूट सिस्टम बन जाएगा। वो पार्ट जो कोटिलेडन के नीचे की तरफ है वो हाइपोकोटाइल कहलाएगा, जिससे रेडिकल या रूट टिप की फॉर्मेशन हो जाएगी। रूट टिप कवर्ड बाय रूट कैप, और उसकी कवरिंग को भी क्या कह देते हैं, ये कह देते हैं, इसकी कवरिंग को क्या कह देते हैं, क्लियोप्टाइल, ठीक। यहां तक कोई कंफ्यूजन, चलिए अब मोनोकोट एम्ब्रियो की बात कर लेते हैं। मोनोकोट एम्ब्रियो में बच्चों कोटिलेडन ही एक होगा, ठीक है। तो यहां पे जो एपिकोटाइल है दैट इज एपिब्लास्ट, तो उससे क्या बन गया, शूट्स एपेक्स बन गया। रेडिकल से रूट एपेक्स की फॉर्मेशन हो गई। इसकी कवरिंग, जो मोनोकोट की कवरिंग को क्या कह देते हैं, कोटिलेडन की कवरिंग को स्क्यूटेलम कहा जा रहा है। तो एक कोटिलेडन है, ग्रास फैमिली की स्ट्रक्चर है, इसको स्क्यूटेलम कहा जाता है। लेटरल टू द एब्डोमिनल एक्सिस, लोअर एंड रेडिकल, रूट कैप क्लियोराइजा, अबव लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम एपिकोटाइल शॉर्ट अपेक्स, और उसके साथ साथ क्लियोप्टाइल फोलियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ठीक। तो मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो का डिफरेंस आपको पता चल गया, डायग्राम आपको पता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, क्लियर का डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब तीसरा पार्ट आ जाता है, हमने बात करी थी क्या क्या बनेगा भाई, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, जायगोट की डेवलपमेंट हो गई, उसके बाद ओव्यूल और ओवरी, ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड बनेगा, और सॉरी दोनों ओव्यूल लिख दिया हमने, और राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट, और ओव्यूल से क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो सीड फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, ओव्यूल से सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये डाइकोट क्योंकि दो कोटिलेडन है यहाँ पर, ये मोनोकोट क्योंकि यहाँ पे एक कोटिलेडन है, मोनोकोट सीड। मेज सीड कहते हैं क्या, नहीं, इसको मेज ग्रेन कहा जाता है। आप में से कितने बच्चों को पता है व्हाई इट इज कॉल्ड मेज ग्रेन, बताइए कमेंट सेक्शन में। बच्चों ये होता है स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। दो तीन क्वेश्चन हो चुके हैं, जब तक आपके रेस्पॉन्सेज नहीं आएंगे मैं आंसर नहीं बताने वाला हूं, मैं कमेंट सेक्शन में ही आंसर बताऊंगा, ठीक है। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, सो इट इज नोन एज मेज ग्रेन रेदर देन मेज सीड। यहाँ पे देखिए जो फूड है वो एंडोस्पर्म में स्टोर होता है, तो सच सीड्स आर नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड्स, और अगर कोटिलेडन में स्टोर्ड फूड रहता है तो दे आर नोन एज कोटिलेडनस सीड या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक। इनको नॉन कोटिलेडनस कह देंगे या एंडोस्पर्मिक सीड्स कह देंगे। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज नोन एज सीड। तो फाइनल प्रोडक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होता है, सीड होता है। ओवरी से तो फ्रूट की फॉर्मेशन बन गई,
ठीक है ना। तो यहाँ पे सीड कोट है, कोटिलेडन्स है और एम्ब्रियोनल एक्सिस है। और यहाँ पे जो थिक होते हैं कोटिलेडन, जहाँ पे फूड स्टोर होता है, तो वो कोटिलेडनस सीड कहलाते हैं। ठीक, याद रहेगा। अगर सीड कोट की बात करूं तो दो कवरिंग होती है। आउटर कवरिंग को कहते हैं बच्चों टेस्टा, और इनर कवरिंग को कहते हैं टेगमेन। तो टेस्टा और टेगमेन दो कवरिंग्स होती है सीड कोट की, आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेन। मैच्योर सीड दो टाइप के अभी हम बात कर रहे थे, दो टाइप के सीड्स हो जाते हैं। एल्ब्यूमिनस की एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, ठीक है, तो ये कैसे हो गए, कोटिलेडनस, कोटिलेडन्स में स्टोर्ड फूड है, पी, ग्राउंड नट, बीन्स आप देख पा रहे हो। लेकिन एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट परसिस्ट करता है कॉर्न में, मेज में, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, ये कोटिलेडनस थे तो ये क्या हो गए, एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस। ठीक, वही सारे के सारे आउटर कवरिंग टेक्स्टा। इनर क्या कहलाती है, टेगमेन। एपिकोटाइल से शूट सिस्टम प्लूम्यूल बन गया, हाइपोकोटाइल से रूट सिस्टम रेडिकल बन गया। ये कोटिलेडन जिनमें स्टोर्ड फूड है, बीन। कोर्न में एल्यूरोन लेयर भी होती है। एल्यूरोन लेयर का काम क्या होता है बताइए। यहाँ पे मोस्ट पार्ट इज एंडोस्पर्म, क्योंकि यहाँ पे एंडोस्पर्म में फूड स्टोर है, एक ही कोटिलेडन प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत सारी चीजें अभी तक आपके समझ में आ गई हैं। तो ये देखिए कोटिलेडन्स हैं, ये माइक्रोपाइल जहाँ ओपनिंग होती है, स्मॉल ओपनिंग। आपने कभी ग्राम सीड अगर देखा, वहाँ पे छोटा सा एक होल होता है, वो माइक्रोपाइल कहलाता है। और ड्यूरिंग जर्मिनेशन प्रोसेस ये माइक्रोपाइल के थ्रू रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है प्लांट्स में, रेस्पिरेशन रेट बिकम्स हाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म है जहाँ पे स्टोर्ड फूड है। स्क्यूटेलम उसका कवरिंग हो गई, क्लियोराइजा रूट कैप, रूट टिप, क्लियोप्टाइल शूट टिप, ठीक है ना। ऑलरेडी मैं सारी चीजें, ये एग्जांपल्स और ये स्ट्रक्चर मेज ग्रेन की, मेज सीड की, मेज ग्रेन क्यों कहते हैं वो भी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका। ठीक है ना, चलें आगे, चलें आगे, चलो सर चलो। पेपर सीड, पीनट सीड, क्या डिफरेंस लग रहा है आपको दोनों, क्या डिफरेंस लग रहा है। कोटिलेडन है, सीड कोट है, प्लूम्यूल है, रेडिकल है। कोई ऐसा वर्ड जो आपको अभी तक लग रहा हो कि सर ने नहीं बताया है, प्लीज पूछ लीजिए। ये दो वर्ड हैं, पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प, पेरिकार्प प्लस पेरिस्पर्म, ये दो नए वर्ड हैं जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। आप लोग नहीं बता रहे, मैं बता देता हूं। ठीक है, रिमेनेंट्स ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस क्या कर रहा था, वहां पे स्टोरेज था फूड का। एम्ब्रियोस एक में जब हमने डायग्राम देखा था तो क्या था, यहाँ पे इंटेगुमेंट्स थे, ये चैलेंजर लैंड था, ये वाला एरिया है, इसको हम क्या कह रहे थे, न्यूसेलस। यहाँ पे स्टोर्ड फूड था, इंटेगुमेंट्स कवर कर लेती है एम्ब्रियोस को, सिर्फ एक ओपनिंग रह जाती है माइक्रोपाइल वाली। फिर इधर फ्यूनिकल और हाइलस, हाइलम था, है ना। तो जो रिमेन्स हैं न्यूसेलस के, अगर वो परसिस्ट करते हैं सीड में, देन इट इज नोन एज पेरिस्पर्म। बीट और ब्लैक पेपर में पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो बात खत्म। अब जो इंटेगमेंट्स थे, ये वाले जो स्ट्रक्चर थी, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स थी, ये हार्ड हो जाती हैं। और यहाँ पे एक स्मॉल पोर है माइक्रोपाइल, जिसके थ्रू अभी मैंने बताया ऑक्सीजन का, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, और वाटर एंटर करता है जर्मिनेशन के टाइम पे, और जर्मिनेशन के टाइम पे इसीलिए रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है। ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया आपका। अब क्या बच गया आपका, पेरिकार्प बच गया। ठीक है, अब सीड जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है, उसका मॉइस्चर कंटेंट हो जाता है कम, और वो बहुत जरूरी है स्टोरेज के लिए। ड्राई सीड में सिर्फ 10 से 15% ही मॉइस्चर कंटेंट होता है, जिससे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है एम्ब्रियो की, वो स्लो डाउन हो जाता है। और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाए एम्ब्रियो की, तो वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है। एंड इनएक्टिव स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज सीड डोरमेंसी। इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड इज नोन एज सीड डोरमेंसी। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये डोरमेंट हो जाता है, लेकिन जैसे ही सुटेबल कंडीशन मिलेंगी, फेवरेबल कंडीशन आएंगी, मॉइस्चर मिल जाएगा, ऑक्सीजन होगी, टेम्परेचर परफेक्ट हो जाएगा, तो वो जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है क्या, ठीक है, चलिए।
तो ये चारों पार्ट भी हमने कर लिए। अब बात आती है कि क्या इंपॉर्टेंस होती है सीड का, एडवांटेज क्या है, क्यों जरूरी है सीड। अब जो बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तो पानी पे डिपेंड नहीं करती, सीड फॉर्मेशन डिपेंड करता है। ठीक है। जो अडेप्टेशन के मेथड्स हैं, जो डिस्पर्सल के नए वेज हैं, जिससे वो नए एरियाज में, न्यू हैबिटेट में पहुंचते हैं, तो जिससे एक नए हैबिटेट में वो स्पीशीज फ्लरिश कर सकती है, डेवलप कर सकती है। इसके अलावा सीड्स में स्टोर्ड फूड होता है, तो वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जब तक कि प्लांट थोड़ा सा कैपेबल ना हो जाए अपना फूड खुद प्रिपेयर करने में, मतलब वो कैपेबल ना हो जाए फोटोसिंथेसिस के। ठीक है। तो इसलिए सीड की जरूरत होती है। लेकिन सीड की वायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सीड वायबिलिटी के बारे में। व्हाट इज सीड वायबिलिटी, है ना। उसके अलावा कुछ और एडवांटेजेस हैं, आप एक बार रीड कर लीजिए। हार्ड सीड कोट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। ठीक है ना। न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन या वेरिएशंस आ जाती है, क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। डोरमेंसी और डिहाइड्रेशन की वजह से स्टोरेज बहुत ईजी हो जाता है, जिससे कि हम पूरे साल या नेक्स्ट क्रॉप को रेज करने के लिए भी सीड ऑब्टेन कर पाते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं सीड्स के, कोई बहुत नई बात नहीं है। वायबिलिटी ऑफ सीड्स, यस, ये वाली जो बात हम कर रहे थे ये इंपॉर्टेंट है। वायबल, वायबल का मतलब जिसमें एबिलिटी हो कि भाई सीड रिलीज हो गया, सारा काम हो गया, लेकिन उसमें जर्मिनेट करने की एबिलिटी है कि नहीं है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट 10 से 15% है कि नहीं है, जिससे कि वो डोरमेंसी में चला जाए, कंडीशन अनफेवरेबल अनफेवरेबल होगी। मान लो हमने ड्राई नहीं हुआ सीड, उसमें व्हाट यू से मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रह गया, तो जर्मिनेट कर जाएगा, स्टोरेज होगा ही नहीं उसका, है ना। तो वेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये भी स्पीशीज टू स्पीशीज, प्लांट टू प्लांट वेरी करती है। कुछ में ये कुछ वीक्स का या मंथ्स का होता है, कुछ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स रह जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ये दोनों एग्जांपल आपको याद रखने हैं। ये दोनों एग्जाम फिनिक्स और ल्यूपिनस। देखिए, इन फ्यू स्पीशीज सीड लूज वायबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ्स, जैसे हमारे सीरियल्स में होता है, व्हीट में और राइस में। लेकिन सीड ऑफ मैनी स्पीशीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स। सम सीड कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। ओल्डेस्ट जो मिला है ल्यूपियस, ल्यूपिनस आर्किटक आर्टिकस, जो आर्कटिक टुंड्रा से मिला है, 10,000 साल पुराना है। 2,000 साल पुराना वायबल सीड मिला है डेट पाम का, फिनिक्स डेक्टिलिफेरा का, जहाँ किंग हेरोड्स पैलेस डेड सी के पास मिला है। तो दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ये सीड्स हैं उनके, ल्यूपिनस के और फिनिक्स के। ठीक। अब पेरिकार्प की बात कर रहा था मैं, आपका पेरिकार्प रह गया था ना। एक्सो मीन्स आउटसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड, और मेजो मीन्स इन दोनों के बीच का, जिसको हम फ्लैशी पार्ट नॉर्मली कहते हैं, है ना। अब फ्रूट, राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। दो टाइप के फ्रूट होते हैं बेटा, एक होता है ट्रू फ्रूट एंड एक होता है फॉल्स फ्रूट। बोले सर ये क्या होता है, फॉल्स भी होता है कि फ्रूट, फ्रूट तो फ्रूट होता है। यस, ट्रू एंड फॉल्स दो टाइप के फ्रूट्स होते हैं। क्या फर्क है दोनों में। ओवरी से बन गया फ्रूट, है ना, और ओवरी की जो वॉल है वो क्या बना देती है, फ्रूट की वॉल, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प। अब कुछ फ्रूट में आपने देखा होगा तीनों के तीनों ये लेयर्स हैं वो एडिबल होती हैं। कुछ में मीजोकार्प एडिबल होता है, कुछ में एंडोकार्प एडिबल होता है। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में तीनों के एग्जांपल, जहां पे एक्सोकार्प एडिबल है, मीजोकार्प एडिबल है, एंडोकार्प एडिबल है, पूरा का पूरा फ्रूट एडिबल है। ठीक है ना। तो एक क्लासिफिकेशन तो मैंने अभी आपको बताया कि दो टाइप के फ्रूट होते हैं, ट्रू फ्रूट होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं। एक और क्लासिफिकेशन भी होती है, फ्लैशी फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। आपके जो गुआवा, ऑरेंज, मैंगो है, उनको हम फ्लैशी फ्रूट्स कहते हैं, जबकि ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, वो क्या होंगे, ड्राई फ्रूट कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है सर, आप कह रहे तो मान लेते हैं। अगर सिर्फ ओवरी फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करे, इफ ओनली ओवरी हेल्प इन फ्रूट फॉर्मेशन, सच फ्रूट्स और आर नोन एज फ्रू फ्रूट्स। मोस्टली यही होते हैं। ठीक है। अदर फ्लोरल पार्ट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में शेड ऑफ हो जाएंगे, डिजनरेट कर जाएंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे। लेकिन थैलेमस या दूसरे फ्लोरल पार्ट्स भी अगर फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जैसा कि एप्पल में होता है थैलेमस फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, देन दे आर नोन एज फॉल्स फ्रूट। कैशू, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, ये सारे के सारे कैसे हैं, देखिए यहाँ पे कैलेक्स दिख रहा है आपको। ठीक है ना।
ये हाइपेंथोडियम, हाइपेंथियम या हाइपेंथोडियम एक इन्फ्लोरेसेंस भी होता है, आपको याद रखना है, 11th क्लास में आपने पढ़ा है। तो सिर्फ ओवरी फ्रूट फॉर्मेशन हेल्प करे तो ट्रू फ्रूट, लेकिन थैलेमस या दूसरे फ्लोरल पार्ट भी फ्रूट फॉर्मेशन में अगर हेल्प करते हैं तो सच फ्रूट्स आर नोन एज फॉल्स फ्रूट्स। ठीक है बच्चों। अब कई बार क्या होता है कि फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बिना भी डेवलप हो जाता है। ऐसे फ्रूट्स को कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और एक एनिमल्स में हमने वर्ड पढ़ा था, प्रोसेस पढ़ी थी, पार्थिनोजेनेसिस। किसमें होती है पार्थिनोजेनेसिस? मेल हनी बी शोज पार्थिनोजेनेसिस, जो कि सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं, 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। फादर नहीं होता, लेकिन सन नहीं होता, लेकिन ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन हो सकता है। मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन के बिना अगर फ्रूट फॉर्मेशन होती है तो उसको कहते हैं पार्थिनोकार्पी। ये इंपॉर्टेंट है। सीडलेस प्लांट को, सीडलेस फ्रूट्स को ग्रो करने में हेल्पफुल है। इसको आर्टिफिशियली किया जाता है आजकल, ग्रोथ हार्मोन्स को यूज करके पार्थिनोकार्पी इंड्यूस की जाती है। ठीक है ना। और ऐसी ही एक और प्रोसेस है, ऐसी ही एक और प्रोसेस है जिसको कहते हैं बच्चों एपोमिक्सिस। इसके लिए दो वर्ड यूज किए जाते हैं कि इट इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन दिखाता कैसा है कि ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। उसको, उस प्रोसेस को कहते हैं एपोमिक्सिस। फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या था? पार्थिनोकार्पी। फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं सीड की फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। एस्ट्रिएसी फैमिली ग्रासेस में ये नॉर्मली देखने को मिलता है। तो अभी जो मैंने सेंटेंस लिखा था देखिए, एज इट इज वही सेंटेंस है, फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, कैसे होता है? अब देखिए, आपको ये पता है कि एग सेल है डिप्लॉइड, है ना। नॉर्मली म्यूसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो ये हैप्लॉइड बन जाती है। लेकिन अगर म्यूसिस ना हो, रिडक्शनल डिवीजन ना हो, तो क्या होगा? तो एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बिना ही डेवलप हो गया ना। कैसे होगा देखिए, पहले इस बात को आप हाईलाइट कर लेते हैं कि डिप्लॉइड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शनल डिवीजन एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। कि क्या होता है सिट्रस या मैंगो वेराइटीज में जो न्यूसेलस की सेल्स हैं, न्यूसेलर, न्यूसेलस क्या था? न्यूसेलस ये था, इंटरग्यूमेंट के ऊपर का जो पार्ट था वो न्यूसेलस था। तो न्यूसेलस की जो सेल्स हैं, ये बीच में एम्ब्रियो सैक है, तो न्यूसेलस की जो सेल्स हैं वो डिवाइड करती है, दे अंडरगोज डिवीजन। ठीक है। और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर देती है। तो हर ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। और एक से ज्यादा एम्ब्रियो जब प्रेजेंट होता है सीड में तो पोली एम्ब्रियो, आपने लेमन को स्क्वीज किया है, आपने ऑरेंज को स्क्वीज किया है, तो उसमें आप देखते हो ना। तो ये देखिए इंटेगुमेंट थे, ये वाला पार्ट था न्यूसेलस, ये नॉर्मल एम्ब्रियो है, और ये न्यूसेलर एम्ब्रियो है। इसकी सेल्स डिवाइड करना शुरू कर जाती है, ठीक है ना, और एम्ब्रियो बना देती है, तो बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। और इसके प्रोसेस के थ्रू बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है पोली एम्ब्रियोनी। ठीक है ना। तो अब आपको एपोमिक्सिस का पता चल गया, आपको पोली एम्ब्रियोनी का रीजन भी पता चल गया। ठीक है बच्चों, क्या इंपॉर्टेंस है एपोमिक्सिस की? देखिए नाम से ही आइडिया आ जाना चाहिए, हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री लिखा है। अगर हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब होता है ऐसा सीड या ऐसा प्लांट जो सुपीरियर कैरेक्टर से डेवलप किया जाए, है ना। तो अगर हाइब्रिड सीड्स को ग्रो करेंगे तो क्या होगा? प्लांट जो है प्रोजेनी में वो सेग्रीगेट कर जाएंगे और हाइब्रिड कैरेक्टर्स को लूज कर देंगे। और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस बहुत स्पेसिफिक है, एक्सपर्टीज चाहिए इसके लिए, एक्सपेंसिव है। तो इसलिए इन हाइब्रिड सीड्स को एपोमिक्सिस के थ्रू डेवलप करवाया जाता है, जिससे सेग्रीगेशन ना हो कैरेक्टर्स का नेक्स्ट जनरेशन में। और जो फार्मर्स हैं उनके लिए इकोनॉमिकल हो जाता है, कन्वेंशनल हो जाता है, इजी हो जाता है यूज टू यूज दिस हाइब्रिड सीड्स फॉर नेक्स्ट सीजन न्यू क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, उसको इजीली वो यूज कर सकते हैं। तो बच्चों मेरे, ये थी सारी प्रोसेसेस, चारों के चारों पार्ट, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन, और उसके बाद हमने जाइगोट डेवलपमेंट, फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, सारी बात कर ली। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। एक और एक क्या मतलब कुछ
टर्म्स हैं जो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता होनी चाहिए, कई बार आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो एक क्विक रिवीजन भी आपका हो जाएगा। स्टेमन, स्टेमन इज मेल पार्ट, जिसको हम माइक्रो सॉरी मेल पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट मिलके क्या बना देते हैं, स्टेमन बना देते हैं। ठीक है बच्चों। कार्पल फीमेल पार्ट है, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। पोलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है, और ओव्यूल को इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है। ये मेल गैमेट बना देते हैं, पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। पोलन ग्रेन्स आर मेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्या है, एग सेल। ओव्यूल क्या है, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। मेल गैमेट छोटा होता है तो माइक्रोगैमेट। जर्मिनेटिंग पोलन ट्यूब मेल गैमेटोफाइट कहलाता है, और एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट अगर आए तो जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन के बारे में बताना है। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट आए तो आपको एम्ब्रियो सैक को एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना, ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। इसके बाद प्लोइडी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्लोइडी में भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए ये सारे के सारे जो स्पोरोफाइटिक पार्ट होता है, दो पार्ट होते हैं ना, गैमेटोफाइटिक पार्ट और स्पोरोफाइटिक पार्ट। तो गैमेटोफाइटिक पार्ट है, सारे के सारे डिप्लॉइड होते हैं। जायगोट से लेके फिर एम्ब्रियो बनेगा, रेडिकल और प्लूम्यूल बन जाते हैं, वहां से कोटिलेडन की फॉर्मेशन होती है। सारे के सारे पार्ट हो गए, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन में है, सारे के सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में है। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन वाले भी सारे के सारे डिप्लॉइड होंगे। इंटेगुमेंट प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसको प्रीमोडियल मदर सेल भी कहते हैं, या मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी जिसको हमने लिखा था, ये भी डिप्लॉइड होती है। कार्पल, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, मेल, चारों एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वर्ल्स, ये सारे के सारे इनिशियली डिप्लॉइड होते हैं। और जो वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट जो है प्लांट के, रूट, स्टेम एंड लीफ, वो भी सारे के सारे डिप्लॉइड होते हैं। अब हैप्लॉइड क्या होता है, जो गैमेटोफाइटिक पार्ट है वो हैप्लॉइड होंगे। तो मेल गैमेट जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं वो है हैप्लॉइड। जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल जो दो न्यूक्लियस होते हैं, दो मेल न्यूक्लियाई होते हैं 3 सेल स्टेज पे, वो होते हैं हैप्लॉइड। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट वो है हैप्लॉइड। मेगास्पोर वो एम्ब्रियो सैक की सेल्स, वो हैप्लॉइड। लेकिन सेंट्रल सेल जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई होंगे वो हो जाएगी डिप्लॉइड। दो पोलर न्यूक्लियाई अलग अलग है तो हैप्लॉइड। एग सेल फीमेल गैमेट है, क्या हो गया, हैप्लॉइड। एंटीपोडल सिनर्जिड्स, ठीक है, ये सारी की सारी हैप्लॉइड। लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियस अभी मैंने बताया ये वाला, वो क्या हो गया, डिप्लॉइड। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेल और प्राइमरी एंडोस्पर्म या एंडोस्पर्म वो ट्रिप्लॉइड, ट्रिपल फ्यूजन इसीलिए तो कहते हैं ना उसको, 2n + n, 3n बनता है उसमें। याद रहेगा आप लोगों को। ओके, ये एक आपके क्विक रिवीजन के लिए, क्विक कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन आ जाए तो भी आप कर सकते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेटोफाइट, सॉरी, एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन। कि मेगास्पोर मदर सेल 2 बार डिवीजन हुआ, 2 बार मियोसिस हुआ, 4 मेगास्पोर बनते हैं, 3 रीजनरेट हो जाते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर रहता है, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहा जाता है। फंक्शनल मेगास्पोर 3 बार न्यूक्लियर डिवीजन होगा, 8 सेल और 7 न्यूक्लियाई स्टेज बन जाएगी, जिसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या प्रीमोडियल मदर सेल, उसमें हुआ मियोसिस, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया, 4 बन जाते हैं, चारों कैलस वॉल के साथ अटैच होते हैं, कैलस वॉल डिसोल्व हो जाती है, इक्वेशनल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। एक पोलन ग्रेन बन गया, उसमें न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, तो लार्ज वेजिटेटिव सेल और वेजिटेटिव न्यूक्लियस और स्मॉल जनरेटिव न्यूक्लियस बन जाता है। मोस्टली 60% में इसी स्टेज पे वो शेड हो जाते हैं। रेस्ट में ये न्यूक्लियर जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो फिर से डिवाइड करता है और 2 मेल न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाती है। उसमें से एक एग सेल के साथ कंबाइन करके जाइगोट बना देगा, दूसरा सेंट्रल सेल के साथ मिलकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर देता है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। होप चीजें आपको समझ आ गई होंगी। पूरा का पूरा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म आप कह सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आप कह सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है ना। कहाँ पूछना है आपको पता है, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कोई आपका फ्रेंड ये 95% चैलेंज ले सकता है, अंतिम युद्ध लड़ सकता है, तो आप उसके साथ जरूर शेयर कीजिए और उसके बाद आप देखिए आपके मार्क्स में कितना ड्रास्टिक चेंज देखने को
मिलता है। ठीक है, पढ़ते रहिए। गुड लक।